मैं कम जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। बेटी बैठिए। थैंक यू। स्वीटी राज है ना, नामों में स्वीटी है या फिर बातों में भी है ना, मिठास है ना। दो नाम बजा, जी सर। दो नाम लेके चल रहे, स्वीटी और राज। सर स्वीटी वो पापा रखे थे नाम, और जो राज है वो दादाजी का टाइटल है। दादाजी का नाम का स्टार्टिंग राजनाथ से था, तो उन्हीं का टाइटल है। अच्छा, मिलजुल के रखा गया है ना, जी है सर। ना। इसीलिए आपकी पढ़ाई ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है, जी सर। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से, जी सर। है ना। नरेंद्र देव किस पार्टी से जुड़े हुए थे आचार्य नरेंद्र देव? जैसे कांग्रेस से, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जो विंग था कांग्रेस का, उसके फाउंडर थे आचार्य नरेंद्र देव जी और मोतीलाल नेहरू। बाद में तो अपनी पार्टी चेंज कर लिए थे, जी सर। है ना। सर उसके बारे में जानकारी नहीं है। जयप्रकाश नारायण के जी साथ सर, जुड़े। उनके साथ जयप्रकाश कब? नारायण जी। 1967 के ड्यूरेशन। नहीं, सही बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, परमानेंट एड्रेस आपका पटना है ना। जी सर। पटना का कोई 5 ऐतिहासिक जगह बताइए आप। हम्म। सर पहला जो कुम्भरार का खंडर है, जिसको राजा अशोक के बारे में कहा जाता है कि उनका जो राजमहल था उसके अवशेष है वो। फिर अगम कुआं जो है वो भी काफ़ी ऐतिहासिक है, उसके बारे में भी मतलब मौर्य से जुड़ा हुआ किंवदंती है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का सर काट करके उसमें डाल दिया था कुएं में। फिर एक और कहानी है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जब उनको कुआं में डाला गया था तो वो एक कमल के ऊपर मतलब सवार होकर के ऊपर चले आए थे। एंड ये भी कहा जाता है कि वो उसका जो कुएं की गहराई है वो बहुत एग्जैक्ट किसी को पता नहीं चला। कुछ किंवदंतियां कहती है कि वो समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। और तीसरी जगह है वो आपका पटना में गोलघर, जो ग्रैनरी के रूप में डेवलप किया गया था बंगाल फेमाइन के बाद। गोलघर क्यों, गोलघर का निर्माण क्यों हुआ था? सर जैसे अकाल पड़ा था ना, तो हाँ। उसमें उस तरह का सिचुएशन दोबारा ना हो, मतलब अनाज की कमी ना हो, उसके लिए बनवाया गया था। एक तरह से वो ग्रेनरी था, मतलब जो फूड ग्रेन्स था उसको सेव करके रखने के लिए, अकाल जैसे स्थिति का सामना करने के लिए। कौन इसकी स्थापना किए थे गोलघर? सर पढ़े थे अभी, रिकॉल नहीं हो पा रहे सर। अच्छा चलिए, आपको ऑप्शन दिया जाए कि बिहार में आपको 5 डिस्ट्रिक्ट घूमना है ना, जो 5 डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट। घूमना है। हाँ, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को आप पिक करिएगा? सर सर 1 मिनट समय लेंगे। सर स्टार्टिंग पश्चिम चंपारण के डिस्ट्रिक्ट से करूँगी, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत रिच है और वहाँ पे टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है। तो उस तौर पे उसको डेवलप करने के लिए, वहाँ के लोगों को अच्छे से और जानने के लिए और वहाँ की स्थिति के लिए। और दूसरा होगा सर रोहतास। रोहतास जो है मतलब उसको इरिगेशन और हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे तौर पे उसको जाना जाता है। और वहाँ अगर कुछ कमी आ रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड है अपना बिहार, तो वहाँ जो भी शॉर्टकमिंग्स है किसानों तो के लिए, घूमना उनके किस वजह से आप रोहतास पसंद करिएगा? वो ठीक है, एग्रीकल्चर से आप जुड़े, जी जी घूमना किस वजह से आप पसंद करिएगा? सर रोहतास वो, अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर जा रहे हैं तो हमारा माइंड में यही होगा कि वहाँ का मेन समस्या क्या है और वहाँ से हम लोग बिहार को पहचान दिलाने में और क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसके तौर पे। लेकिन अगर एक ट्रैवलर के तौर पे जाएंगे तो फिर गया घूमना पसंद करेंगे, जहाँ पे विष्णुपद मंदिर है और बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सारा टेम्पल, शांति स्तूपा है, राजगीर है जहाँ घोर कटोरा करके एक ताल है। फिर अभी नया राजगीर सफारी बना है, वो भी घूमने के उद्देश्य ग्लास से ब्रिज जाएंगे। वगैरह भी राजगीर जी में है। जी सर। तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? अभी तो राजगीर में तो है, मानते हैं बिहार के, जी भारत सर। का पहला ग्लास ब्रिज। पहला सही से भी ध्यान नहीं आ रहा है सर। अच्छा चलिए, कोई नहीं। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है ना। जी सर। भूगोल। भू सही में गोल है क्या?
नहीं सर, उसको एलिप्टॉइल कहते हैं, मतलब एलिप्टिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल भी एलिप्टिकल है वो। अच्छा। मतलब ऊपर से दोनों कोनों से वो चपटा है और बीच में थोड़ा बल्जी। बिहार में देखा जाए तो हर साल जी फ्लड की समस्या उत्पन्न हो रही है। जी सर। इसको रोकने का क्या कोई उपाय नहीं है कि हर साल इससे आ रहा है और उस पर सरकारें काम नहीं कर रही है? कुछ न कुछ तो उपाय होगा ना। जी सर। सर बिहार जिस जगह पे अवस्थित है, जो उसका ज्योग्राफिकल अकरेंस है, वो इस तरह की स्थिति है कि वो हर तरफ से ढलाव में पड़ता है। जैसे उसको पेरी प्लेन, अभी मैं वो टर्म भूल रही हूँ सर, एग्जैक्ट टर्म, जो मतलब वो हर तरफ से, मतलब नॉर्थ साइड से भी देखें तो ढलाव में आता है, साउथ में भी ढलाव में पड़ रहा है बिहार, और नदियों का जो पानी ला करके गंगा नदी में आके मिलने का पॉइंट है, वहां से भी काफी पानी आ जाता है। और आपका जो बहुत सारी हिमालयन रिवर्स ऐसी हैं जो नॉर्थ बिहार में पेरिनियल मेनली है। कौन कौन सी नदी बहती है नॉर्थ बिहार के में? नॉर्थ बिहार में सर, सर बता रही हूँ, एक मिनट, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, फिर सर लग 7 नदियां हैं सर नॉर्थ बिहार में, और लगभग 6 साउथ बिहार में है। अच्छा अच्छा, चलिए। बिहार विशेष राज्य का दर्जा यहाँ है ना, कि सरकारें हमेशा मांग करती है। हाँ। क्या आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? सर अगर ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल बेसिस पे देखें, जो पहले का क्राइटेरिया हुआ करता था, तो यहाँ पर डिफिकल्ट टेरेन बहुत है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो फिजिकली पहुंच पाना जहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, और तो आपके इकोनॉमिकल। दृष्टिकोण से क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर अगर मिलेगा तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं, डेवलपमेंट में एक तरह तो का बूस्ट हो जाएगा ये सर। तो ठीक है, आप भावनात्मक होके सोच रहे हैं जी कि सर। मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। जी इसके सर। पीछे कुछ रीजन है, कुछ फार्मूला लाए गए हैं, जी कुछ सर। प्रक्रिया है। क्या वो प्रक्रिया को फॉलो कर रही है बिहार? सर जहाँ तक मुझे रिकॉल हो पा रहा है, 2 कंडीशंस, एक जो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिफिकल्ट टेरेन, एक ये। फार्मूला फिक्स किया गया जी सर, था, एक इन चीजों में। अर्थशास्त्री थे, जी सर। बताइए क्या नाम था? सर गाडगिल हाँ। कमीशन। सही है। जी सर। तो गेस किए या फिर याद था? नहीं सर, नहीं नहीं? याद आ अच्छा, रहा। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, अभी देखिए तो प्रदूषण की समस्या ज़्यादा हो रही है। हाँ। हम्म, तो जब आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो कुछ ऐसा समाधान बताइए जो इसके लिए आप कुछ बेहतर कर सकें, प्रदूषण की समस्याओं को रोकने के लिए, पॉल्यूशन की समस्या को रोकने के लिए। सर अभी पॉल्यूशन जो है वो बहुत तरह से, बहुत कारणों से बढ़ गया है, जिसमें एक हमारा क्लाइमेट चेंज भी है जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, फिर हमारा एंथ्रोपोजेनिक कारण भी है जिसमें लोगों की गाड़ियां बढ़ गई हैं। जैसे हर पर्सन के पास औसतन अभी जो गाड़ियां हैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो उनका नंबर बढ़ गया है। बिहार गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन लाना चाहिए कि फिक्स गाड़ियों में एक घर में इससे ज़्यादा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, कुछ आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? सर अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स के बारे में बात किया गया है, तो जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप आउट कर दिया जाएगा, तो वो भी एक तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। और हाँ, हमको लगता है गाड़ियों जो का नंबर अगर ज्यादा सड़क पे मतलब कम नेता करेगा। लीडर लोग रहते हैं या जो मतलब उस टाइप के लोग रहते हैं उनके पास ज्यादा गाड़ी है, लोग एक गाड़ी 10, जी है सर। ना। तो नहीं लगता है कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं पावर में आके, है ना? लगता है आपको ऐसा? अभी तो काफी कुछ नियमों में बदलाव होने के बाद बहुत सुधार देखने को मिला है, बिहार और इंडिया के लेवल पे भी। अच्छा, ठीक है। आप पोस्ट प्रिफरेंस में भरे हैं पहला, जी सर। 3 पोस्ट प्रिफरेंस बताइए क्या भरे हैं आप ऊपर से? और सर एसडीएम, डीएसपी, उसके बाद फिर टैक्स। क्या एसडीएम बीएएस की हायरार्की में है? नहीं सर, वो एक पोस्ट होता है, एक हाँ तरह से प्रभार दिया जाता है आपको। हाँ, जी सर। तो उसकी हायरार्की क्या है? सर एसडीसी होते हैं, हाँ, उसके बाद अभी ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छा सॉरी कोई, सर, मैं ठीक, एक बार मैं देख लूँ। स्वाति राज, कैसे हो आप? मैम स्वीति। स्वीति, अच्छा जी सर। सॉरी, स्वीति राज।
कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। तो आपका प्रीवियस जॉब प्रोफाइल आपने यहाँ लिखा है कैनरा बैंक में डेजिग्नेशन ऑफिसर स्केल 1। जी मैम। कौन से पोस्ट पर है वो? मैम वो प्रोबेशनरी पे एडमिशन होता है, देन उसके बाद ग्रेजुअली आफ्टर 2 years कंफर्मेशन हो जाता है। फिर जब तक आप प्रमोशन नहीं लेते तब तक स्केल 1 होते हैं, देन एज यू टेक प्रमोशन स्केल 2 3 से। तो दिस इज लाइक परमानेंट ना, अभी प्रोविजनरी तो नहीं नहीं है? मैम, परमानेंट है। तो व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल, क्या है जॉब प्रोफाइल अभी? मैम अभी प्रेजेंटली जो है वो ब्रांच मिला हुआ है, तो ब्रांच में सेकेंड लाइन हूँ, तो वहाँ का जो एडवांसेस का कुछ पोर्शन और डिपॉजिट्स और कासा, वो 3 चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ। ओके। जैसा सर टूरिज्म के बारे में बात कर रहे थे कि आप कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप घूमना जाना पसंद करोगे, तो आपने उसमें बताया था राजगीर। तो राजगीर में एक नेचर सफारी लाई गई है, उसमें एक जू सफारी भी है। जी मैम। नेचर सफारी भी है, जू सफारी में दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम जो जू सफारी वाला पोर्शन है वो थोड़े एरिया में लिमिटेड है, और वहाँ पे बहुत सारे रेस्क्यू किए हुए जानवर को भी ला के रखा गया, जो सर्कस से या फिर जो भटक के गांव में आ जाते थे कॉन्फ्लिक्ट से, उन लोग जो बचा के लाया गया तो उनको भी रखा गया है। और जो नेचर सफारी है उसमें एक बड़ा सा फील्ड इंक्लूडेड है, पार्क टाइप का एरिया जहाँ पे फैमिली पिकनिक स्पॉट है, नदी है और कुछ कुछ स्पॉट्स बना हुआ है जैसे बेंचेस वगैरह। तो ग्लास ब्रिज कौन किसका पार्ट है? नेचर सफारी का पार्ट। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बिहार स्पेशल स्टेटस में बताया कि ज्योग्राफिकल टेरेन इज वन ऑफ द मेन रीजन स्पेशल स्टेटस देने के लिए, ठीक है। उसमें आपने बोला है बिहार में भी ज्योग्राफिकल टेरेन है ऐसे जहाँ पे जाना कठिन होता है, उस बेसिस पे ज्योग्राफिकल मतलब स्पेशल स्टेटस क्राइटेरिया में रखना चाहिए बिहार को। कौन सा ऐसा ज्योग्राफिकल टेरेन है जहाँ पे जाना कठिन है? कुछ मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार का जो पोर्शन है जहाँ पे जब भी बाढ़ आता है तो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है, सड़क दे जाती है, पुल टूट जाते हैं। नॉर्दर्न बिहार पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोसी क्षेत्र। कोसी क्षेत्र तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया बिहार का। पूरे पार्ट को हम कोसी नहीं बोल पाएंगे ना। पूरे नॉर्दर्न बिहार के पार्ट को जो हमारा लोअर हिमालय रेंज से लगती है उसको क्या बोलते हैं? एलुवियल प्लेन्स। अगेन एलुवियल प्लेन्स इज द मिडिल पार्ट। तेरा रीजन? सॉरी मैं समझ नहीं पा रही महाशय। द नॉर्दर्न पार्ट जो हिमालय के लोअर रेंज से पास करती है, व्हाट इज इट इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं? अच्छा रहने दीजिए उसको। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है, तो बिहार की क्लाइमेट को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? मैम कोपियन क्लाइमेट में CWG में देखते हैं। CWG एंड व्हाट इट स्टैंड फॉर? मैम वो ट्रॉपिकल। मैम सॉरी अभी है अच्छा ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। तो ऑब्वियसली जो हमारा क्लाइमेट है उस बेसिस से वी हैव क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। तो कौन से ऐसे स्टेबल क्रॉप्स हैं जो बिहार में उपजाए जाते हैं? हम राइस, वीट, मेज मेजरली। राइस सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रोहतास में होती है, राइट। एंड जो नॉर्थर्न मिथिला जो रीजन है उसमें एक क्रॉप है, कैश क्रॉप उसको बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मखाना। एंड मखाना का कितना प्रोडक्शन होता है बिहार में? पूरे इंडिया का देखें, बिहार कितना? इंडिया का अराउंड 85 to 90% होता है। एंड मखाना को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है अभी एक मखाना बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है मैम, और बहुत सारे स्कीम्स चला रही हैं जो जिसमें मखाना ट्रेनिंग स्कूल्स, ट्रेनिंग कॉलेजेस है जहाँ पे उसका प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए। फिर एक सुबर्णा मखाना का एक वैरायटी है जो हाइब्रिड वैरायटी है, सुबर्णा करके किसानों को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कम लागत में ज्यादा अच्छा फसल प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम। तो अभी जो मखाना का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? मैनुअली होता है कि मैकेनाइज्ड है? मैम मैकेनाइज्ड नाम मात्र को है, मोस्टली जो है वो 95 to 97% जो है वो मैकेनिकली मैनुअली। तो अगर मुझे मखाना को एक एज ए बिहार का लोगो बनाना है, लाइक इसको स्पेशलाइज करना है, सो व्हाट वुड बी द स्टेप्स दैट यू विल टेक?
सबसे पहले तो इसके बारे में वहाँ जो लोकल एरिया है जहाँ पे मखाना प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा कि वो एक तरह का आपका व्हाइट गोल्ड है, ऐसा समझिए कि वो आपका जीवन बदल देगा। उन लोगों के बीच में ये मानसिकता लानी है तो उसके लिए वो अवेयर होंगे और कुछ भी फिर उसके बाद हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे तो वो ज़्यादा अडेप्टिव होंगे इसके प्रति। यहाँ सीखना है, हमको भी अपना लाइफ चेंज करना है, तो लोगों में अवेयरनेस आएगा। ट्रेनिंग स्कूल स्टैब्लिश करेंगे और लार्ज ग्लोबल लेवल पे इसका जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है और इसका न्यूट्रिएंट पार्ट्स है उसको हम फेमस करने की कोशिश बट करेंगे। ये तो हो गई लाइक वो सारे पार्ट्स के अवेयरनेस आपने फैला दिया, ग्लोबल अवेयरनेस फैला दिया मखाना को लेके, बट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू विल टेक टू डाइवर्सिफाई द मखाना कल्टीवेशन? मैम उसका जो जैसे मखाना है तो उसको हार्ड फॉर्म में लेकर के उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। चिप्स बना सकते हैं, फिर उसको वो स्नैक्स के फॉर्म में दे सकते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दिस इज कॉल्ड? फूड प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन। हाँ, तो सबसे पहले आपको यही बोलना चाहिए कि वी नीड टू डाइवर्सिफाई द मखाना टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया इन बायोमेडिकल, सो यू हर्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। यस मैम। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? मैम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग जीन लेवल पे कुछ चेंजेस लाते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें मेडिसिन का भी सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर का भी सेक्टर होता है और क्लोथिंग सेक्टर भी होता है। डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे ऑर्गेनिज्म लाइफ। एग्रीकल्चर में बीट एग्रीकल्चर उसमें कैसे आप यूज कर सकते हो? मैम उसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, और क्रॉप्स का हाइब्रिडाइजेशन पे काम करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप्स का कब हुआ था लास्ट टाइम? बहुत लार्ज स्केल 1960s में, जिस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसमें हाइब्रिड। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? 1960? ये तो बहुत 60s स्पेसिफिक में ईयर है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? मैम नॉर्मन बोरलॉग है और इंडिया में एमएस स्वामीनाथन है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो अभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या है बिहार की? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिहार की कितनी है? एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रही। ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हमें बेनिफिट दिखा है बिहार में? लेकिन लार्ज स्केल पे वो पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे क्यों नहीं देख पाए हम लोग? क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीजें जो थी वो बैकफायर के लोग किसानों के लिए। पहला था इरिगेशन जो है हम लोग लार्जली मॉनसून पे डिपेंडेंट है, जबकि वहाँ पे पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल बहुत होता है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प ली जाती है इरिगेशन प्रॉपर करने के लिए। फिर वहाँ पे जो बीज थे वो भी इजीली अवेलेबल थे बनिस्पत यहाँ के बिहार के। फिर फर्टिलाइजेशन का भी एक्सेस ज़्यादा आसान और इजी था, यहाँ पे थोड़ा सा टफ था। अब तो सरकार दे रही है फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज दे रही है। यस मैम, अभी अच्छा काम हो रहा है। इरिगेशन भी दे रही है, फिर भी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारा बाउंस बैक नहीं हो रहा है। मैम अभी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अभी जैसे कृषि रोड मैप। बताइए वन ऑफ द बेसिक रीजन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव में हिंड्रेंस डाल रही है बिहार में। अच्छा ठीक है, इस पे थिंक करिएगा। इट इज रिलेटेड टू लैंड, the amount of land, okay, yes, marginal and the large farmers. Okay. आपकी हॉबीज है राइटिंग पोएम्स, रीडिंग स्टोरीज एंड ट्रैवलिंग। यस मैम। कोई पोएम आपने जो लिखी हो? यस मैम। कोई भी फेवरेट पोएम या किसी वुमेन्स के लिए, वुमेन्स पे कोई पोएम लिखी है आपने? हाँ मैम लिखी है, अभी जो सबसे रिसेंट लिखी है वो ध्यान है। प्लीज बताइए। भीड़ में चल रही थी मैं सबके साथ, पर थी खुद से बहुत दूर। भीड़ में चल रही थी मैं सबके साथ, पर थी खुद से बहुत दूर। सन्नाटा, सॉरी मैम, 1 मिनट, आई रिकॉल। भीड़ में चल रही थी मैं सबके साथ, पर खुद से बहुत दूर। शोर जब खामोश हुआ तब गूंजी अंदर की आवाज। हर दिन नए नए रंग ओढ़ कर नए नए किरदार में निभाती चली गई। चेहरे पे थी मुस्कान पर मन था खाली मौन अधूरा।
कौन हूँ मैं, ये आवाज गूंजी जब, न काम न नाम न आधार, इन सबसे परे जो शेष बचे वही मेरे अस्तित्व का था सार। जब आईना भी खामोश हो और खुद से अंतर से गूंजे आवाज, तब समझो यात्रा आरंभ हुई खुद से खुद के तरफ की। ना मंदिर ना ग्रंथ ना कोई गुरु, जो भी खोजा खुद के अंदर ही पाया, एक शाश्वत शांत सरल इंद्रधनुष। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके फेवरेट कौन सी फीमेल राइटर हैं? फीमेल राइटर मैम अमृता प्रीतम, फिर एक और नाम है मैम, अभी मैं बिल्कुल ध्यान कोई भी नहीं कर पा बिहार रही। से? बिहार से मैम एक पोयम लिखती हैं मैम, भी क्या नाम है सॉरी उनका? नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा मैम। अच्छा, ओके। आपको क्या मोटिवेशन दिया कि जो आपने ये पोयम लिखा? मैम कभी कभी खुद से अंदर लगता है कि जो कर रहे हैं क्या एग्जैक्ट यही है जो करना है, वाई सर्वाइविंग, यहाँ क्यों है, क्या कर रहे हैं, रोल क्या है अपना। तो सोचने पे यही लगता है कि जस्ट स्टडिंग और कुछ समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा अंदर खलती तो है। क्या आपको लगता है कि आप सर्विस में जब आ जाओगे, बीपीएससी आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो वो जो आपके अंदर जो कमी है वो फुलफिल हो जाएगी उससे? मैम बहुत हद तक एक विस्तार मिलेगा। जैसे बैंकिंग में भी सोशल सर्विस है एक तरह का, लोगों की हेल्प कर पाते हैं, लेकिन उसका दायरा बंधा हुआ है। मतलब जो लोग डेजिग्नेटेड हैं, जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, तो बस वहीं आप तक पहुंचे। आपका पहला है एसडीएम, ठीक है? यस मैम। सो पहली पोस्टिंग जैसे आपने बताया एसडीसी में आप ज्वाइन करोगे। यस मैम। तो आपका क्या, कौन से एरियाज पे आप ज्यादा फोकस करोगे? मैम सबसे पहले तो वुमेन सेक्टर, उसमें क्या करोगे चेंज? वुमेन में सबसे पहले उनके फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करूंगा मैम, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, खुद में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अभी तो उनके अंदर बेसिक ही लिटरेसी नहीं है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी अभी तो उनके अंदर बेसिक लिटरेसी ही नहीं है। धीरे धीरे बढ़ रही है लिटरेसी। और कितनी बढ़ गई है? कितनी अभी है लिटरेसी रेट? अभी बिहार में 58 पॉइंट, ये एवरेज बता रहे हो आप दोनों का? तो अभी पहले के बनिस्पत पर देखें तो जागरूकता है, और पैसे के बारे में सिखाना जो है वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो आपके रियल लाइफ से, डेली लाइफ से जुड़ा होता है। तो उसके लिए क्या कैंपेन चलाओगे? अभी तो सबसे पहले तो मैम बचत योजना के बारे में, क्योंकि एक एक रुपया जो बचता है वो लास्ट कुछ समय के बाद आपके लिए एक बड़ा एसेट बन जाता है, वो आपको पता भी नहीं चलता। तो सेविंग्स पे मैं पहले काम करूंगी। उनका अकाउंट खुलवाना मेरा मेन मोटो होगा, कि आपके पास अकाउंट है तब आप सोचेंगे सेविंग करने के लिए, तब आप और सरकार की इन योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे कि डीबीटी के जो बेनिफिट के पैसे आते हैं वो भी अकाउंट में आएंगे, तो दैट वुड हेल्प देम। ओके, थैंक यू। स्वीटी जी, आप वर्तमान समय में बैंक में जॉब कर रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो है, एक जॉब आपके पास ऑलरेडी है, फिर आप दूसरे जॉब की ओर के तलाश में हैं, ऐसा क्यों? सर लाइफ का नियम होता है आगे बढ़ते जाना, तो जहाँ पे भी प्रोग्रेस है तो नेचुरल होता है इंसान का कि उधर की तरफ मूव करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आने पे वो दायरा बढ़ेगा जहाँ मैं अपना फुल्ली डेडिकेशन के साथ अपना पूरा उपयोग कर पाऊंगी, जो भी मेरी प्रतिभा है उसका। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बैंक में ही जॉब कर रही हैं, तो मैं बैंक से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछना जानना चाहूँगा कि एक अभी जो है, एक होता है CRR, जी सर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, तो वो कितने % पे अभी है? CRR 24% पे। ओके, ठीक है। और ये CRR जो है वो किसके पास रखना पड़ता है? ये सर RBI के साथ रहता है वो। कौन रखते हैं? सर बैंक्स, उनका मतलब मेन मोटो था CRR का कि बैंक के पास अपना कुछ रिजर्व ऐसा रहे कि अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, फॉल आउट हो गया या कुछ क्राइसिस हो गई, तो उस केस में बैंक के पास वो अमाउंट होना चाहिए जो वो इस्तेमाल कर पाए, मतलब इमरजेंसी डिस्पेंशन के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे अभी सहारा वाला एक केस काफी पहले था, तो सहारा वाला में ऐसा क्या था, क्या कि प्रॉब्लम क्या था, जो वो डिफॉल्टर होने लगा और RBI उस पे मतलब के रेगुलेशन से वो बाहर था, वो डिफॉल्ट, वैसा क्या वो डिफॉल्ट किया था, वो किस बारे में जानती हैं आप?
सहारा। सर केस सुना है सर, पर सॉरी डिटेल अच्छा, वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स बारे में नहीं। अच्छा, ये ऑनलाइन गेमिंग का जो अभी चल रहा है जो फ्रॉड, वो आप जो है बैंकिंग में है, तो आप अपने कस्टमर को कैसे बोलेंगे क्या कि उसमें जो फ्रॉड चल रहा है उससे बचाने के लिए कैसे अपने कस्टमर को अवेयर करेंगी आप? सर बैंक में हर 15 डेज पे एक कस्टमर अवेयरनेस वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें 3 से 4 दिन का कैंपेन होता है। उसमें डिफरेंट जो अभी आज के डेट में जो फाइनेंशियल रिलेटेड फ्रॉड्स चल रहे हैं, चाहे उसमें वीडियो अरेस्ट हो, चाहे फिर गेमिंग में पैसा लगाना हो, या फिर लॉटरी के नाम पे प्रलोभन देना, तो हर चीज़ के बारे में हर एक वीक में हम लोग बताते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लिया जाता है, फिर उनको बताते हैं। और डिस्प्ले भी रहता है, ब्रांच में डिस्प्ले भी होता है, फिर जो फीडबैक के लिए कॉल जाता है ब्रांचेस से और हेड ऑफिस से, तो उसमें भी कस्टमर को मतलब जो टैगलाइन होती है वो वही होती है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अब ये बैंक के ही मैसेज में क्या होता है कि पूरा मैसेज डाल करके कुछ लोग क्या करें, नीचे एक लिंक डाल देते हैं। जो डिजिटली लिटरेट नहीं है वो उस लिंक पे चले जाते हैं। तो बैंक को इस सब से बचने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए? सर अभी तो जो पहले मैसेजेस ट्रेडिशनल वे में जाती थी, उसको अभी बंद किया गया है कि जब आप प्रॉम्प्ट करेंगे तभी आपके पास मैसेज जाएगा। जैसे आपने कॉल किया आपके अकाउंट से, तभी फिर वो मैसेज जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी बिहार में एक कोई फिनटेक सिटीज के बारे में बातें चल रही हैं। जी सर। कहाँ पे डेवलप करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट का? सर एग्जैक्ट प्लेस अभी सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर तो इसके बारे में आप सैटेलाइट सिटीज और फिनटेक रीसेंट क्या ये क्या है, कुछ इसके बारे में कुछ? सर फाइनेंशियल सिटी के तौर पे, मतलब कि जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत होंगे, जैसे गुजरात में गिफ्ट सिटी है जहाँ पे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत दी जाती है कि वह वहाँ रहें और वहाँ का बिजनेस को आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे अपना हेल्प सपोर्ट दें। तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे भी सोचा जा रहा है फिनटेक सिटी के बारे में। ठीक है। अब जो है आपने बायोमेडिकल से ग्रेजुएशन किया और ज्योग्राफी आपने ऑप्शनल लिया। जी सर। तो दोनों में क्या रिलेशन है, ऐसा कॉमन रिलेशन जो बायोमेडिकल और ज्योग्राफी के बीच का रिलेशन? सर दोनों बेसिकली देखी जाए तो इंसान के डिफरेंट सेक्टर्स की पढ़ाई है, एस्पेक्ट्स की पढ़ाई है। जैसे ज्योग्राफी में हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, और जो बायोमेडिकल है उसमें लोगों के बारे में, उनका रेस, एथनिसिटी, फिर बायोलॉजिकल लेवल तक हम लोग जाते हैं, मतलब डीप स्टडी हो जाती है। ज्योग्राफी एक्सटेंडेड मोर डीपर लेवल बिकम्स बायोमेडिकल। इसमें एक ज्योग्राफी का एक ब्रांच है। जी सर। उस ब्रांच के बारे में जानती हैं? जो अगर आपने ये बायोमेडिकल लिया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ज्योग्राफी का एक पेपर है जिसमें वो एक ब्रांच बन जाता है आगे चल करके। सर एंथ्रोपोलॉजी। ओके, ठीक है, वो तो अलग एक सब्जेक्ट भी है। जी सर। अच्छा, आपका जो है ये बायोमेडिकल और ज्योग्राफी का दोनों का आप अपने जॉब में कैसे उपयोग करेंगे एक साथ? एक साथ कहाँ पे उपयोग होगा, कैसे आप उपयोग करेंगे उसका? सर ज्योग्राफी का यूज़ तो मेजरली कर सकते हैं हम लोग, किसी जैसे एक पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेट कर दिया है कि आपको यहाँ काम करना है, तो सबसे पहले उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे कि वहाँ का समस्या क्या है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर कुछ आ रही हैं या फिर उसके उस जगह की ज्योग्राफी की वजह से कुछ इश्यूज आ रही हैं तो उसके बारे में जान पाएंगे। फिर पॉपुलेशन स्टडी से ये पता चलेगा कि मेजर जो जनता फेस कर रही है वो प्रॉब्लम क्या है। फिर इकोनॉमिकल स्टडी वहाँ का करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स जो हम लोग फाइनेंशियल एंगल पे दूर कर सकते हैं। एंड बायोमेडिकल वाले में हम लोग देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर से उनका, कि हेल्थ भी एक मेजर पोर्शन प्ले करता है सर इकोनॉमिक हिंड्रेंस के तौर पे। अगर हेल्थ सही नहीं है, आपका पॉपुलेशन सही नहीं है, तो फिर उनका मैक्सिमम आउटपुट वो नहीं दे सकते अपना, तो उन दोनों का कोलैबोरेशन से देख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जो है मैं आपसे इस पे आपके स्पोर्ट्स, आप कैरम खेलती हैं? सर बस वो मतलब बचपन से छोटा शौक है, मतलब फैमिली के साथ खेला स्पेसिफिक। ओके, तो इसमें आप बता सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड कैरम बोर्ड का साइज क्या होना चाहिए? आप खेली हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी सॉरी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, अच्छा, मैं ठीक। इसको देख लूंगी सर। अच्छा,
कैरम में जो बोलते हैं ना गोटी कितना होता है? सब 12 के सेट्स में हम लोग खेलते थे, तो प्रोफेशनल प्ले का सर नहीं आइडिया, वो बस घर में बचपन में साथ में सबके ओके, खेले। ठीक। अच्छा, आपको ट्रैवलिंग जी जो सर। अगर आपको फ्री दिया जाए कि आपको सेलेक्ट करना है तो आप फ्री मतलब किस प्लेस को सबसे पहला चॉइस बनाएंगे और क्यों? सर बिहार में या इंडिया लेवल पे? पूरा वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में? हाँ। सबसे पहले तो इंडिया एक्सप्लोर करेंगे सर। नहीं, मैं किसी एक प्लेस का मैंने पूछा है एक प्लेस का? किसी एक प्लेस का, और वो क्यों? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोई एक प्लेस मैंने पूछा है, कोई एक प्लेस, और वो क्यों? ओके। सर मामलापुरम, OMR रोड जिसको बोलते हैं वो, क्योंकि बहुत तरह से देखें तो वो जुड़ा हुआ हम लोगों से आज के डेट में भी और हिस्टोरिकल भी। वहाँ का कुछ केव्स है, टेम्पल्स है जो बहुत पुराना महाभारत के टाइम का, उसमें एक केव है जिसके बारे में कहा जाता है, उसका नाम है अर्जुना पेनेस। वहाँ एक रथ के फॉर्म में बना हुआ है, तो वो उस टाइम का आर्किटेक्चर देखने का मौका मिलेगा। लोग जिस समय क्रेन्स वगैरह की सुविधा नहीं थी, रोड नहीं था, प्लेन नहीं था, फिर भी ऑन शोर वो लोग कैसे इतना हैवी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इतना मैग्निफिशेंट, जो विदाउट सीमेंट, विदाउट एनी ज्वाइनिंग एलिमेंट आज तक खड़ा है, तो वो मैग्निफिशेंट है सर, तो उसको जाके एक्सप्लोर करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इकोनॉमी में अभी चल रहा है गिग वर्कर। जी सर। तो गिग वर्कर के साथ प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर सोशल सिक्योरिटी का, जॉब सिक्योरिटी का। वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, उनका रेन्यूमरेशन वैसा नहीं होता जिस हिसाब से उनका जॉब का टफनेस है। सोशल सिक्योरिटी अभी मेजर इशू है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है कि 10 मिनट में डिलीवरी, तो उसमें उनको अपना जान रिस्क पे रख के भी जाना पड़ पाता है कभी कभी। तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई रूल क्यों नहीं बना रही है? इसके पीछे क्या मतलब प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ अभी लेबर लॉज जो अमेंडमेंट क्या है उसमें? वर्किंग आवर को फिक्स किया गया है, कुछ रेस्टिंग टाइम दिया गया है, और जो हायर एंड फायर था उस पे कंट्रोल। इसका मतलब रेस्टिंग टाइम यानी कि कितने कितने डिलीवरी के बाद वो कितना देर का वो रेस्ट लेंगे? एग्जैक्ट तो भी सब्जी का नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारा आपका जो है इंटरव्यू हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्वीटी, कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? हाँ, बहुत पढ़ने की जरूरत है। और कम्युनिकेशन स्किल में, कॉन्फिडेंस लेवल में, नर्वसनेस में कैसे रेट करेंगे आप खुद को? नर्वसनेस था, बीच में कुछ चीज एकदम भूल गए, नहीं भूलना चाहिए था, याद था जिनके बारे में आप पूछे थे जब आप वो लेडी का हमको ध्यान था, बट अच्छा, ओके, स्किप हो गया नर्वस के कारण। हाँ। अच्छा, तो मैं आपके कुछ पॉजिटिव्स बताती हूँ, ठीक है? आप नर्वस फील कर रही थी, बट हमें नहीं लगा कि आप नर्वस, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, ठीक है? कंटेंट भी आपके पास है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, सरफेस लेवल कंटेंट। थोड़ा सा डीप डाउन जाना है आपको, थोड़ा बहुत डेटाज आप देख लीजिए, ताकि आप कुछ भी पॉइंट बोले तो उसका डेटा आप बता दीजिए, तो इट विल शो द डेप्थ ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव, ठीक है? अब कुछ सजेशंस है मेरे। तो सबसे पहले तो जैसे आप आए तो आपको गेट पे ही ग्रीटिंग ले लेना है, परमिशन ले लेना है बेसिकली कि यू लाइक टू एंटर, मे आई एंटर सर, ठीक है? यहाँ पे आपकी ग्रीटिंग ठीक रही, एंड वंस यू सिटेड डाउन, जब हमारा परमिशन आपको मिल गया कि आप बैठ जाइए, तो आपने अपने क्रॉस हैंड रखे हुए थे, तो नहीं, आपको लैब पे करना है, दिस यू हैव टू प्रैक्टिस, लैब पे रखे ऐसे, ठीक है? हाँ, तो वो आपको कंट्रोल करना है, ठीक है? दूसरा, लाइक बहुत ज्यादा कैजुअल लग रहा है आपका,
तो वो थोड़ा कंट्रोल करना। आई नो दिस इज योर पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी मुझे शो करनी है, बट इतना ज्यादा कैजुअल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो वो कैजुअल इन द सेंस मैं भूल गई, ऐसे एक्सप्रेशंस, ओवर एक्सप्रेशंस आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल कीजिए। लाइक आप कुछ भूल भी रहे हो तो थोड़ा वहाँ पे फॉर्मल तरीके से यू कैन आस्क फॉर लाइक सर मे आई टेक 5 सेकंड टू रिकॉल, उस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। बाकी जो आपकी पर्सनालिटी वो झलकेगी, बट इतना भी नहीं करना कि मुझे एकदम बिल्कुल अपना जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट की कुछ कुछ लाइक जो भी आंसर्स आप दे रहे हैं थोड़ा कंसाइज रखिए। जैसे सर ने आपसे पूछा जगह का नाम, तो आपने ऑब्वियसली आपने वो कैच नहीं किया, आप कंट्री बताया, फिर आपने स्टेट बताया, सर ने फिर से आपको बोला कि उस जगह का नाम, तो वहां पे आपने पॉज अच्छा खासा लिए, 5-6 सेकंड का लिए, फिर उसके बाद आपने जगह का नाम बताया, वहां पे आपको रुक जाना चाहिए था, क्योंकि सर ने आपसे सिर्फ वो जगह का नाम पूछा, तो आप उसमें 3-4 स्टेटमेंट डाल रहे हो। जब सर पूछेंगे देन यू हैव टू से द आंसर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप बोलो, कोई भी आप अपना आंसर दे रहे हो, तो ट्राई करो कि उसको एक स्टेटमेंट में खत्म कर देने का, उसको लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। तो अगर वो चाहेंगे आपसे करना, तो वो आपको खुद फीलिंग हो जाएगा कि दे वांट टू लिसन मोर, तो वो पॉज हो जाएंगे या आपसे कुछ और पूछ देंगे, उसी में काउंटर कर देंगे, नहीं करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन पे स्विच हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो दीज आर ऑल द सजेशन दैट आई वांट टू गिव। एंड जाते टाइम भी आप खड़े होना है प्रॉपर एंड विथ फर्म स्माइल के साथ सबको ग्रीट करते हुए फिर आपको निकलना है, ठीक है। मैम तो ऑलरेडी स्वीटी बता ही दी बहुत सारी कमी, जैसे कि अभी वो भी हम अभी बात ही कर रहे कि तमिलनाडु वाला जो आप बताए थे, तो ठीक है आप रुकिए, कोई इशू नहीं, तो आप परमिशन ले लीजिए, है ना। तो देखो आप परमिशन नहीं लिए, एकाएक रुक के और लंबा पॉज ले लिए, हाँ आप हाँ बिल्कुल परमिशन ले लीजिए, है ना कि सर हाँ। तो ये और नर्वस तो हमको बस हल्का फुल्का लगे कहीं कहीं पे, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जरूरत, ये थोड़ा सा कम करना है ना। नहीं तो हो सकता है कि निगेटिव इम्प्रेशन जा, हाँ हाँ कोई बात स्माइल हाँ रखना है, जो शाम तक वो जो हम समझ पेस है आपका, हाँ जो पेस है वो सही है, स्माइल भी फेस पे रखना है, बट बहुत ज्यादा लग रहा है कि इंटरव्यू नहीं हाँ चल रहा, वी आर टॉकिंग, ठीक है, वो हाँ ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन हाँ आपको वो दिखानी है कि हाँ। हाँ वो ना लास्ट वेरिफिकेशन में उसका खून में घुस गया है उसको, जैसा मैम का देखे थे ना वीडियो में आईने के सामने बैठ के, तो बहुत चीज को बहुत हद तक कम करते 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 यहाँ लग रहा है। अच्छा डीवी कब है आपकी? हम 11th 11th को है, तो ऑब्वियसली 21 तारीख से बीपीएससी का इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, हाँ। तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी चलेगी, तो स्टिल यू हैव सम टाइम, ठीक है। आप लोग से बहुत हेल्प है, क्योंकि मेंस लिखने के समय भी सर का आके लिखते थे, तो पहले पेपर पूरा नहीं हो पाता, छूट जाता, लेकिन लिखते थे प्रैक्टिस। वो सेशन कीजिए आप मिरर के सामने बैठ के, जो भी हेल्प होगा हम लोग तो हैं ही, बाद में क्या बैंकिंग सेक्टर से अच्छे से सीआरआर शायद आपने गलत बताया था, शायद 3% आप 24% सीआरआर एसएलआर है ना, एसएलआर वो डेटा को रिकॉल ये कीजिए। बेसिक चीजें हैं। और बैंकिंग सेक्टर से तो याद रखिएगा कि फैक्ट्स भी आपको याद आने चाहिए, और नहीं मतलब याद है तो सॉरी यदि गलत बोल दीजिएगा तो ये भी लगेगा कि फिर है ना कुछ भी बोल के सामने वाला को निकल रहे है ना। तो ये मानिए सामने वाला को पता हो और आप उन्हें गलत बोला तो निगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो बाद बाकी कोई ज्यादा इशू नहीं है, थोड़ा बहुत कम कर नॉलेज है आपके पास, ऐसा भी नहीं कि नॉलेज नहीं, नॉलेज है, बस उसको है अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है ना। थोड़ा बहुत अभी है, टाइम कम हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। 3-4-5 दिन है, उसमें आप अच्छे से काम कर लीजिए, 5-6 दिन करिएगा ड्रेस तो हो आप यही जाएगा। पहन के जाएंगे, ब्लेजर, ठीक है हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हॉबीज को आप थोड़ा छोटा कीजिए, क्योंकि आपका 3 हॉबी है, इतना हॉबी पे प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं 3 हॉबी की जगह पे मैं आपको बोलूँगा कि कोई एक हॉबी पे प्रिपरेशन कीजिए, तो जिससे आपका क्वेश्चन का मतलब एरिया कम होगा, छोटा होगा। आई थिंक आप वो रख लीजिए पोएम वाला। हाँ, जो कोई एक पे हाँ लेके चलिए पहला। दूसरा है कि आप जो है जैसे आप पोएम पे जा रही हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि भारत के 5, बिहार के 5 और आपके डिस्ट्रिक्ट के भी 2-4 जो हैं
उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। फेमस मतलब तीन चार सारे, एक इंडिया लेवल, एक बिहार और एक state, जो करना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो है आप जॉब प्रोफाइल पे तो काम करना है, मतलब वो तो हो ही जाएगा आपका। हाँ, एक वर्ड आप यूज की थी कि जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में बीज वहाँ मिलता है, बिहार में नहीं। सीड्स तो मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में हम इंडिया में ही सीड नहीं था ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हम किए तो हमारा तो सीड तो मैक्सिको से आया था। तो जो मैक्सिको से इंडिया आ सकता है तो पंजाब और बिहार में क्यों नहीं? तो उसके लिए आपको उसको मतलब ये सब इसको थोड़ा सा ये नहीं बोल देना, डायरेक्टली नहीं जाना है, उसको थोड़ा सा सोचना है। फिर एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था फिनटेक सिटीज, तो आपको जब ऐसे पर्सन नहीं पता हो तो बोली सर मैंने सुना है, वो क्या है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। अगर वो ये नहीं किया कि उस पर हम गेस करने लगे, आंसर एकदम जान जाइए, सॉरी बोलना, नहीं आंसर देना ज़्यादा सही है कि वहाँ पे हम रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं लें, ठीक है। हाँ, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आप में कॉन्फिडेंस है, और वो ओवरऑल देखिए कि इंटरव्यू में वो ट्रूथ को देखते हैं, तो इसीलिए एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। स्पोर्ट्स भी जो आपने कैरम डाला है उस पे भी आप कर लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वैसा डाला है तो उस पे आ जाएगा। कहीं पे कुछ आता है उस बारे में पूछेंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि आप उससे मतलब मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स बात बात पे निकल जाता है, तो एक स्पोर्ट्स को प्रिपरेशन जरूर रखिए। आपने छोटा सा रखा है, कैरम ही रखा है, तो कैरम में 9+9+1 होता है, गोटी जो मैंने बताया 9 मतलब टोटल हो गया, स्ट्राइकर जो बोलते हैं 1, तो 9+9+1 का होता है। फिर कैरम स्टैंडर्ड साइज का क्या है, 29 इंच into 29 इंच होता है, तो वो आप इस सब को देखना पड़ेगा। बिहार के कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है, इंडिया के लेवल पे कौन से हैं, प्लेयर है इंडिया के, मतलब इस पे कोई इंटरनेशनल लेवल का गेम है या नहीं है। जैसे अभी खेल से संबंधित आएगा, खेलो इंडिया हो या राजगीर में इतने सारे चल रहे हैं, ये सब भी ध्यान रखिए, क्योंकि बातें बात में निकल जाते हैं क्वेश्चंस, है ना, तो थोड़ा आउटसाइड न्यूज भी देख ले। एक सेक्शन को पकड़िए, उसमें सोचिए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस क्वेश्चन को जॉट डाउन कर लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए, इसी से आपको फिर होते जाएगा। डेली करिए, ऐसा नहीं डेली हर चीज पे प्रैक्टिस मत करिए, डेली एक सेक्शन लीजिए, उस पे क्वेश्चन बनाइए, सामने वाला को बताइए, या घर में कोई फैमिली मेंबर हो उसको बताइए, है ना, मिरर के सामने जाके आप अपना चेक करिए कि प्रैक्टिस करिए कि कैसा इंप्रेशन दे रहे हैं। एक और मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बायोमेडिकल एंड ज्योग्राफी में संबंध, वो तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन में साफ साफ दिख रहा है। दोनों में आपसे सिंपल जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन बता रही थी, दोनों में दोनों का रिलेशन दिख रहा है क्लियरली, आप वहां भी जा सकती थी, ठीक है ना, बाद बाकी कोई ज्यादा इशू नहीं है, अच्छा गया और अच्छा जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात, माइनर मिस्टेक है, कोई मेजर है नहीं, ठीक है ना, बस थोड़ा बहुत काम करना हो जाएगा वो, ठीक है। बातचीत करने का सर ऐसा हो गया ना कि मतलब मेजर जो 70% कस्टमर जो आते हैं कुछ ना कुछ पंगा ही लेके आते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उनको समझाने में लोग हैबिचुएट हो गया कि नहीं मतलब हंस के ही बात करना है, मतलब वो सीरियस मोड में उसको नहीं लेके जाना है ना, तो वो कंट्रोल करते 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 भी वो थोड़ा बहुत ठीक है, अभी टाइम है आपके पास, हो जाएगा काम, बाद बाकी कुछ लगेगा। एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है कि अगर आप जॉब के बारे में बताते हैं तो आपका जो है सामने वाले जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो 50% आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, 50 से 60% आपका वहीं पे आप जॉब बताते हैं वो होते हैं क्या कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मतलब इसके पास नॉलेज है, वो आपका बहुत पॉजिटिव चीज है। तो बस आपको बैंकिंग वाले का पूरा एक लिस्टिंग तैयार कर लीजिए, क्योंकि बैंक अगर कोई होंगे, मान लीजिए कि मेरा कुछ में पैसा फंसा हुआ कुछ होगा, मैं चाहूंगा कि इसी इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछ लूं, पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लूं, और आप वहां पे अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने वहां पे उनको बता दिया तो आपको वो नंबर पूरा देने वाले हैं, सही इन्फॉर्मेशन मिल गया तो, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो मैम ये बात कैसे मतलब